नमस्कार दोस्तों, टीचर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 जो कि क्लास 9-10 के लिए साइंस के लिए है। यह प्रभात पब्लिकेशन से हम आपको डिस्कशन करा रहे हैं। इसमें जो भी है सेट प्रभात पब्लिकेशन से लिया गया क्वेश्चन और उसी का सेट उठा के आपको कराया जा रहा है। तो आज हम लोग साइंस का 71वीं 71 क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि नवजात शिशु के शरीर में यौन लूप ग्रंथि निकाल दी जाए तो कौन सी कोशिका बनी रहेगी? आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी टी लसिका, इसको टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसी में है। इनमें से किस क्रिया द्वारा वक्षीय गुहा ऋणात्मक दबाव उत्पन्न होता है? आंसर बी हो जाएगा, डायफ्राम के पेशीय संकुचन में होता है। ऋणात्मक दबाव किसमें होता है? डायफ्राम के पेशीय संकुचन में होता है। इसको छोटा करते और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मजा आएगा क्वेश्चन करने में। यहाँ से इसलिए मजा आएगा कि डिस्कशन भी आपको साथ साथ में पढ़ा देंगे, सुना देंगे और उससे आपको बेनिफिट कुछ ना कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस से इस तरह प्रैक्टिस से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है आपका। चलिए, युग्मनज के दौरान 50 द्वितीयक अंडक एवं 50 द्वितीयक शुक्राणुजन से कितने अंड एवं शुक्राणु बनेंगे? तो इससे आपका युग्मनज के दौरान 50 द्वितीयक अंडक एवं 50 प्रशुक्राणु से 50 अंडे तथा 100 शुक्राणु बनेंगे। ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कौन से प्राणी संरक्षित हैं? असम राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्राणी संरक्षित है? इसमें आपका भारतीय गेंडा या इसको राष्ट्रीय एक सींग वाला गेंडा कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट और नागौर जिले में स्थित है। एक सींग वाले गेंडे की कुल वैश्विक जनसंख्या लगभग 1/3 भाग उस उद्यान में संरक्षित है। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के उपचार हेतु उत्पादित दवा का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। दवाई का क्या नाम है? इंटरफेरॉन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इंटरफेरॉन छोटे ग्लाइकोप्रोटीन है जो विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वे विषाणुओं द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का समन्वय करके विषाणुओं के गुणों को नियंत्रित करते हैं। इंटरफेरॉन का प्रयोग हेपेटाइटिस बी तथा सी के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के कैंसर, मैलिग्नेंट मेलेनीमा, ब्लैडर कोशिकीय कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, एड्स से संबंधित कौशिमा तथा मल्टीपल एस्केरिस इत्यादि उपचार हेतु किया जाता है। उदाहरण गामा इंफ्रारेड द्वारा रीनल कार्सिनोमा का उपचार, बी इंटरफेरॉन द्वारा लिम्फ ग्रंथियों के कैंसर का उपचार, ल्यूकोसाइट इंटरफेरॉन द्वारा
स्त्रियों में उत्पन्न होने वाले वक्ष कैंसर, जिसको ब्रेस्ट कैंसर का उपचार कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। किस खोज के पश्चात जिन संकल्पना के केंद्रीय रूढ़िवादी विचार सेंट्रल ड्रागमा में परिवर्तन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किस कारण से एमनियोस्टिक प्रतिबंधित है? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मादा भ्रूण हत्या। फेनेस्ट्रा ओलोसिस है। फेनेस्ट्रा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फेनेस्ट्रा ओलोसिस ऑडिटरी कैप्सूल के पार्श्व में पाए जाने वाला द्वार ओपनिंग है, जिसके द्वारा स्टेपीज भीतरी कर्ण से संबंधित रहती है। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑर्गेनोफॉस्फेट अत्यंत प्रभावी कीटनाशक होते हैं। रासायनिक रूप से ये फास्फोरिक अम्ल तथा उनके व्युत्पन्नों के एस्टर होते हैं। उदाहरण मेलेथियोन, जो फिनिंग, फिक, फिक इत्यादि में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। पैराथियोन इत्यादि। कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कण अक्ष के अनुदिश एक सरल रेखीय पथ पर चल रहा है। इसकी स्थिति x बराबर 2t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 दी जाती है, जहां x मीटर में तथा समय t सेकेंड में है। कण का त्वरण क्या है? x बराबर आपको यही चीज है, ठीक है। और उसके बाद v बराबर फॉर्मूला का हो जाता है dx बाई dt बराबर हो जाता है 4t प्लस 4। एक्सलेशन बराबर dv बाई dt होता है, बराबर d बाई dt 4t प्लस r। तो यहाँ 4 प्लस 0 बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका 81 का आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते 82। एक वायुमंडलीय दाब पर 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सी ताप पर एक गैस का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है। जब इसमें 100 डिग्री सी ताप पर गर्म किया जाता है तो नियत ताप पर गैस आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो गैस का आयतन गुणांक होगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 3.3 इंटू 10 पर पावर माइनस सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3.3 इंटू 10 पर पावर -3 डिग्री सेल्सियस।
एक हीटर का स्विच ऑन किया जाता है, इसका ताप T हो जाता है, कुछ समय पश्चात इसका स्विच ऑफ कर दिया जाता है। यदि परिवेश सराउंडिंग का T 0 है तो यह T 0 ताप पर, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यह T 0 ताप तक ठंडा हो जाता है तथा यह प्रक्रिया में यह परिवेश को ऊष्मा विकसित करता है तथा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित भी करता है। निम्न में से कौन सी राशि ऊष्मगतिकी फलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंतरिक ऊर्जा। एक ऊष्मगतिकी फलन केवल अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। दी गई राशियों में से आंतरिक ऊर्जा एक ऐसी ही ऊर्जा है जो केवल 4 ऊष्मगतिकी फलक है। आंतरिक ऊर्जा यू, एंथैल्पी एच है। 85 देखते हैं। द्रव की दो बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है, अतः उसकी पृष्ठ ऊर्जा घटती है तथा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात ऊर्जा मुक्त होती है। एक सरल लोलक की गोलक एक जल से भरा खोखला गोला है। यदि उसकी तली में एक छिद्र कर दिया जाए जिससे जल धीरे धीरे बाहर निकले तो लोलक के दोलन का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। जब लोलक जब गोलक से जल धीरे धीरे बाहर निकलता है तो गोलक को का गुरुत्व केंद्र पहले नीचे आता है और फिर ऊपर उठना शुरू करता है, अतः लोलक की प्रभावी लंबाई पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसका सूत्र हो जाता है टी बराबर 2 पाई √1/g हो जाता है। यहाँ इसके अनुसार टी 1 रूट ये आपका हो जाता है। अतः आवर्तकाल पहले बढ़ता है, अधिकतम होता है तथा फिर घटते घटने लगता है। लोलक के गोलक के सरल आवर्त गति करने का आवश्यक प्रतिबंध है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आवर्त लोलक का सरल आवर्त गति के लिए क्या होता है? साइन थीटा बराबर थीटा इज इक्वल 1/L हो जाता है। अतः कोणीय आयाम अथवा रेखीय आयाम कम होनी चाहिए, अर्थात कोणीय आयाम अथवा रेखीय आयाम कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। जल वायु अंतरापृष्ठ के क्रमिक कोण CW काच वायु अंतरापृष्ठ के क्रांतिक कोण G में संबंध है। साइन C बराबर 1 साइन C बराबर 1
लैम्डा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दो खुले आर्गन पाइपों को जब उसके मूल स्वरों में ध्वनित किया जाता है तो 4 विसर्ग प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। यदि पाइपों की लंबाई क्रमशः 100 सेंटीमीटर तथा 102.5 सेंटीमीटर हो तो ध्वनि की चाल होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 328 मीटर प्रति सेकेंड। अनुनाद नली में 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक वायु स्तंभ 500 हर्ट्ज आवृत्ति के एक स्वरित के साथ स्वरमेल में है। वायु में ध्वनि की चाल होगी। ध्वनि के चाल कितना? अनुनाद नली में मूल स्वर की आवृत्ति 400 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कितना होगा? 400 मीटर प्रति सेकेंड आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 91 देख लेते हैं। एक अप्रगामी तरंग का समीकरण है y बराबर 0.4 साइन 160 पाई टी कॉस पाई एक्स बटा 16 जिसमें टी सेकेंड एक्स तथा वाई सेंटीमीटर दो उपरोक्त निष्पादों के बीच की दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नाइन्टी टू। 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के चार, एक 5 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर, एक 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर चार लेंस उपलब्ध है। अधिकतम आवर्धन का खगोलीय दूरदर्शी बनाने के लिए इनमें कौन सा लेंस सबसे उपयुक्त होगा? इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। F0 बराबर 200 सेंटीमीटर, F बराबर 4 सेंटीमीटर। एक समतल उत्तल लेंस 0.6 अपवर्तनांक वाले कांच से बना है। यदि वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो तो लेंस की फोकस दूरी होगी। 1.00 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वलय उसकी परिधि के किसी बिंदु से किलकित किया जाता है। इसके दोलनों का आवर्तकाल होगा। दोलन की संख्या ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2
अंडर 2x/7 सेकेंड आंसर हो जाएगा। एक माध्यम में तरंग का वेग 1500 मीटर है प्रति सेकंड। यदि इस माध्यम के किसी बिंदु से 1 मीटर से 3600 तरंगे गुजरती है तो तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। इसका डायरेक्ट ही आंसर बताते हैं, इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में, ये सब चीज़ें अपने से सॉल्व कर लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। अगर सॉल्व करना तो उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है तो चलिए देख लेते हैं, हो जाता है तो ठीक है। v बराबर 1500 मीटर प्रति सेकंड हो गया। n बराबर आवृत्ति 3600 बटा 60 हो गया, तो आपका ये 60 सेकंड हो गया। लेमडा बराबर तरंग दैर्ध्य बराबर v/n हो गया, जो कि 1500 बटा 60 हो जाएगा, तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। समझे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, किधर गया, 25 मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में C6H5COO CH3 A प्लस B क्रमशः है, ए और बी क्रमशः है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। C6H5CH2OH प्लस CH3OH आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिक की अम्लता सही क्रम है। किसी पदार्थ, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। इसका ऑप्शन ई होगा, तो एक्सप्लेनेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। किसी पदार्थ की प्रोटीन दान करने की क्षमता जितनी अधिक होती है उसका अम्लीय लक्षण भी उतना ही अधिक होता है। इसके अतिरिक्त किसी अम्ल की युग्मनजी क्षारक जितना अधिक अस्थायी होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य भी उतना ही अधिक होगी। दिए गए विकल्प में से कार्बोक्सिलेट आयन CrCOO अनुनाद के कारण सर्वाधिक अस्थायी है, अतः RCOOH सर्वाधिक अम्लीय है। C2H2 एक सयुग्मकी क्षारक HC ट्रिपल बॉन्ड CH है जो बहुत अधिक अस्थायी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इतना एक्सप्लेनेशन के बाद, RCOOH, उसके बाद फिर H2O, उसके बाद ROH, उसके बाद C2H2 हो जाएगा। ठीक है, ये कलर ठीक है। देखते हैं आज, अब देखते हैं हम लोग 98। अस्कॉर्बिक अम्ल एक है। अस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एक जल में विलेय विटामिन है। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कलर ठीक लग रहा है, पता भी चलेगा। 99 निम्नलिखित में से कौन सा आयोडो फॉर्म परीक्षण नहीं देता है? यह आपका है ऑप्शन C6H5OH है। वे
यौगिक जिसमें CH3CHOH समूह है, समूह CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड समूह उपस्थित होते हैं। NaOH तथा I2 से अभिक्रिया करके आयोडोफॉर्म बनाते हैं। यह अभिक्रिया आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाता है। C6H5OH में CH3CHOH अर्थात CH3C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित नहीं, अतः यह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। अब हम लोग 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। जलीय विलयन में सर्वाधिक अस्थायी सल्फेट है। जलीय विलयन में सर्वाधिक अस्थायी सल्फेट क्या है? BaSO4। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, BaSO4। किसी भी लवण का विलेयता निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है: जालक ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा। क्षारीय ऊर्जा धातुओं को सल्फेटों में सल्फेट आयनों के बड़े आकार के कारक जालक ऊर्जा का मान लगभग नियत स्थिर रहता है, जबकि जल योजक ऊर्जा Be2+ Ba2+ तक घटती है। Be2+ से Ba2+ तक घटती, अतः क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट की विलेयता Be2+ से Ba2+ तक घटती है। दूसरे शब्दों में BaSO4 जलीय विलयन अत्यधिक अस्थायी होती है। सेमी वाटर गैस मिश्रण है। 101 क्वेश्चन नंबर 101 का सेमी वाटर मिश्रण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी CaCO+H2+N2। अर्ध जल गैस सेमी वाटर गैस जल गैस CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण होता है। इसका संचयन निम्न है: CO इज इक्वल 25 माइनस 28%, N2 बराबर 50.55%, H2 बराबर 10 से 12%, CO2 4.5% इत्यादि। इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा ऑप्शन CO+H2+N2। नियोप्रीन है। नियोप्रीन क्या है? संश्लेषित रबड़ है। आइसोटोन में होते हैं। आइसोटोन में होते हैं। इसका ऑप्शन संश्लेषित रबड़ हो जाता है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ या क्लोरोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटेन 1,3 डाइड का बहुलक है। H2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl HCCH2 बहुलीकरण है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आपको 3 क्वेश्चन कराएंगे। आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? समान न्यूट्रॉन को आइसोटोप कहते हैं। स्पीशीज जिसका परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन और AR 3938 होता है।
गैस नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? ऑप्शन ए सही है। T1/T2 बराबर M1W2 M2W1। टिंडल प्रभाव का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर आप इतना लास्ट तक देखे होंगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। और मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं कहीं बीच में फ्लो टूट जाता है तो कुछ गलत शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। अभी कैमरा फेसिंग करने का उतना आदत नहीं है, इसके लिए मैं अपने ओर से दिल से क्षमा चाहता हूँ और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा इंटेंशन कोई गलत नहीं होता है कि कुछ हम गलत आपको बताऊं, बट कभी कभी मुंह से गलत शब्द गलत निकल जाता है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप टीआरई 4 से संबंधित ट्यूशन साइंस का और जीएस का करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक, अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।